हैं नहीं बनाते हो मुझे पता नहीं चल रहा है। ओके स्टूडेंट, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो सेक्शन शुरू करने जा रहा हूँ उसमें आईआईटी में सब्जेक्टिव तक पूछा हुआ है और ये नीट में पक्का आएगा ही आएगा। टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोले? अरे कैलोमेट्री नहीं चाहिए, इतना ही कीजिए ना। जो चीज़ नहीं चाहिए उसको नहीं पढ़ाऊँगा, उसमें बेकार में आपका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। ये 3 साल के बाद 4 साल के बाद आपके बैच में पढ़ा रहा हूँ कैलोमेट्री। अदरवाइज मैं हीट में 3 टॉपिक ही उठाता था, 4 टॉपिक: थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड हीट ट्रांसफर। ये टॉपिक मैं छोड़ देता था, पढ़ लीजिए, या किसी और टीचर से पढ़वा देता था, ठीक है। बट इस बैच को लेकर चल रहे हैं कि इसमें खासकर ड्रॉपर बैच हैं, वो बेचारे बिल्कुल फिजिक्स में कमाल करके आए हैं, तो उनको बहुत हेल्प करना पड़ेगा मुझे अभी। थर्मल एक्सपेंशन। चलिए मुझे एक बात बताइए, इंटरेस्टिंग बात, आप लोग कभी अपना फ़ोटो खींचे हैं? वेरी गुड। तो लैपटॉप पे या मोबाइल पे देखिएगा फ़ोटो खींचने को, यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। बोलते तो बच्चे मजाक में लेते हैं, अच्छा सर फोटो, आजकल सेल्फी का ही ज़माना है, तो फ़ोटो खींचते हैं तो इसको इनलार्ज करते हैं। तो इनलार्ज करने के बाद नहीं लेता कि अगर कोई पिक्चर रहा होगा और इसको बड़ा करेंगे तो इसके बीच 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम होता है या ज़्यादा होता है? क्या होता है? ज़्यादा। पक्का लिखिए एक पॉइंट थर्मल एक्सपेंशन में। पहला पॉइंट बनाइएगा, मोस्ट ऑफ द मटेरियल एक्सपैंड when their temperature is increased, comma, when a homogeneous object expand, इसको अलग पॉइंट में लिखिएगा क्योंकि इसी पॉइंट से सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसको अलग पॉइंट ही बनाइए, तो इसको अलग पॉइंट बनाइए और वो 1 स्टार देकर, when homogeneous object expand, the distance between any 2 points on the object, increases comma, the expanded object is just like a photographic enlargement. The expanded object is just like a photographic enlargement. करेक्ट है ना? फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, सब हम लोग पिक्चर लिए उसको बड़ा करिए, राइट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक कोई डिस्क है, रिंग नहीं डिस्क, और मैंने डिस्क के 2 पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस L1 है, बात मत कीजिएगा, और ए है टेम्परेचर T1। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो मेरा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से पॉइंट ए और बी पास आएगा या दूर जाएगा? पक्का? क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं कि किसी भी मटेरियल को, मोस्ट ऑफ द मटेरियल एक्सपैंड करता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो उसको जस्ट लाइक फोटोग्राफ मानिए। अगर फोटोग्राफ, इसका एक पिक्चर लेते हैं, एक स्नैपशॉट लेते हैं और उसको बड़ा करेंगे
तो पूरा पिक्चर बड़ा होगा, राइट? पूरा पिक्चर बड़ा होगा, इसका मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी बड़ा होगा, करेक्ट? तो वैसे ही अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ए और बी, पॉइंट ए और बी पास नहीं आएगा, पॉइंट ए और बी क्या होगा, दूर जाएगा। इसका मतलब बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑल्सो इंक्रीजेज। लिख लीजिए डायग्राम बनाकर। एक था क्या, डिस्क पे कोई दो पॉइंट, गिवन पॉइंट, डिस्क पे कोई टू गिवन पॉइंट, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑल्सो इंक्रीजेज। इस पे देखें कि बहुत बार फ्री में 4 मार्क्स दिया हुआ है, एफर्टलेस क्वेश्चन। यहां देखिए, यहां देखना है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है स्टूडेंट। आप बोलेंगे सर इतना आसान, ये डिस्क था और यहां से मैंने मटेरियल को कट करके बाहर निकाल दिया और हॉलो बना दिया, राइट? तो मटेरियल सिर्फ जहाँ पे मैंने शेडेड किया वहाँ पे है, करेक्ट? कोई डिस्क है, यहाँ से छोटा सा डिस्क मैंने कट करके बाहर कर दिया, तो यहाँ पे मटेरियल नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है और इसके बीच का डायमीटर दिया हुआ है डी। क्वेश्चन पूछा गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। जब मैं इस पॉइंट को अगर नहीं फिल किया था या इसको मतलब एनालाइज नहीं किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि इस डिस्क को, मान लो एक आयरन का डिस्क है, इंक्रीज करेंगे तो मुझे ऐसा फील होता था। आप लोग कैसा फील होगा, इंक्रीज करेंगे तो इसके बीच का गैप ज़्यादा होगा या कम होगा? है ना कंफ्यूजिंग, इंटरेस्टिंग भैया? मुझे ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा लगता था ना कि इसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, तो क्या होगा, गैप कम होगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है। करेक्ट आंसर इज, इसके बीच का गैप बढ़ेगा। करेक्ट आंसर इज व्हाट? बट प्रैक्टिकली क्या लगता है कि नहीं सर, एक्सपेंड करेगा तो ये तो गैप खत्म हो जाना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। बट करेक्ट आंसर क्या है? अभी तो पॉइंट बताए थे कि इसको कैसे सोचना है, जस्ट लाइक फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। क्या बताए थे? तो इसको अगर पिक्चर लेते हैं और उसको बड़ा कीजिएगा तो ये भी बड़ा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका क्या था, पॉइंट को पकड़ना है। मैं क्या करता, आपके अब क्या करता, ऐसे जो आपने आंसर सोचा या जो फील हुआ, एक होता ना है सर इंट्यूशन, इमोशन, राइट? ऐसा लग रहा है सर कि एक्सपेंड करेगा तो गैप कम होते होते खत्म हो जाएगा। बट एक्चुअल में इसके पेरीफेरी पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, डायगोनली अपोजिट, राइट? डायमेट्रिकली अपोजिट, ए और बी। इसके बीच का डिस्टेंस अगर d1 है तो अभी तो जस्ट बताया गया है कि अगर मटेरियल को हीट करेंगे तो उस मटेरियल के कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होता है। दैट्स वाई हीट कीजिएगा तो एक्सपेंड तो करेगा, साथ में इसका साइज भी बड़ा होगा। करेक्ट है ना? तो जो आप सोच रहे थे उसके साथ मैच किया या जस्ट अपोजिट आंसर है? तो की पॉइंट इज व्हाट? की पॉइंट मैंने लिखवाया है, जब किसी भी मटेरियल को हीट करेंगे तो उस मटेरियल का कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम नहीं होता, क्या होता है? ज़्यादा होता है। करेक्ट है ना? लिख लीजिए, ये पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। बट मोस्ट ऑफ द जनता का आंसर क्या रहेगा? डिक्रीज। हम लोग का आंसर क्या रहेगा? इंक्रीज करेगा। करेक्ट है? लिख लीजिए, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर डायमीटर ऑफ दिस हॉलो डिस्क इंक्रीजेस। अब इसी में एक और एग्जाम्पल पूछा हुआ है, ये भी इंटरेस्टिंग है। इंक्रीज करेगा इसका, इसके बीच का गैप ज़्यादा होगा, राइट? ए रिंग है, करेक्ट है एवरीवन? रिंग, और रिंग से मैंने इतना रिंग कट करके निकाल दिया, तो एक क्या हो गया? गैप, राइट? तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये गैप कम होगा या ज़्यादा होगा? मेरे तो मत के आंसर दीजिए। ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। कम कैसे होगा भाई? अभी तो बता रहे हैं 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है। इसको फोटो खींचिए। अभी बोले थे कि फोटो खींचने आता था सर, यस सर, यस।
और इनलार्ज कीजिए। तो भाई अभी इस एक पॉइंट ए यहाँ मान लीजिए, एक पॉइंट बी यहाँ मान लीजिए, राइट, और इसके बीच का डिस्टेंस L1, तो हीट टेम्परेचर ज़्यादा करने से मटेरियल क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड करेगा तो उसका हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। करेक्ट। दैट्स वाई ऐसा नहीं कि हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नॉट लाइक दैट। करेक्ट, इसको हर तरफ से एक्सपेंड करेगा। सिर्फ यहाँ पे आप लोग क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे एक्सपेंड करेगा, इधर भी तो एक्सपेंड करेगा। और लास्टली इस की पॉइंट को पकड़ के रखना है। तो लिखिए बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पता है कि नहीं, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, फ्री में मार्क्स है। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर गैप बिटवीन दिस वन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मटेरियल पे दो पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ और यहाँ, इसके बीच का डिस्टेंस कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आप लोग को कैसे कंफ्यूज कर दिया जाएगा। यहाँ देखिएगा ये डिस्क है, करेक्ट। डिस्क मान लीजिए या स्फीयर मान लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है बट यहाँ पे मटेरियल है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R2, ऐसे क्वेश्चन को सेट किया जाएगा थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाकर, R1, करेक्ट। और यहाँ पे मटेरियल है और यहाँ पे देयर इज नो मटेरियल, मतलब हॉलो। और तब क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, टेम्परेचर इंक्रीजेज। ऑप्शन कितना बढ़िया सेट किया जाता है, मतलब जो आप सोच रहे हैं ना वही ऑप्शन सेट किया जाएगा। R2 इंक्रीजेज, R1 डिक्रीजेज, R1 एंड R2 इंक्रीजेज। अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो नॉन ऑफ। देखिए अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता तो मोस्ट ऑफ द जनता इसमें टिक लगाता, इसमें इसमें क्या बोले, नॉन ऑफ दीज होगा। करेक्ट आंसर इज दिस वन। करेक्ट आंसर इज व्हाट। एक सब लोग भाई सेम लेवल पे हैं, हंसना ही नहीं है। करेक्ट आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा एक लाइन से, तब हंस सकते हैं। मैंने सी और डी दो पॉइंट ले लिया, तो किसी भी मटेरियल के दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम होगा ज़्यादा होगा, पक्का। तो ज़्यादा होगा तो R2 बढ़ेगा, करेक्ट है ना। अब फिर यहाँ पे ए और बी ले लिए, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब R1 भी इंक्रीज करेगा और R2 भी इंक्रीज करेगा, करेक्ट है। तो आपने ये क्यों बोल दिया कि R2 इंक्रीज करेगा, R2 डिक्रीज करेगा। मैंने कोई दोनों पॉइंट मैंने फिक्स किया या कहीं भी दो पॉइंट ले सकते हैं। तो इसके रेडियस के बारे में अगर बात करना है तो इस पे दो पॉइंट ले लेंगे, और इसका रेडियस का बात करना है तो यहाँ पे दो पॉइंट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। दैट्स वाई इसमें करेक्ट आंसर रहेगा R2, R1 एज वेल एज R2 बोथ आर इंक्रीजेज। अब फिर भी अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो याद रखिएगा कि सर बोले थे एक फ़ोटो खींचना है और क्या करना है, बड़ा करना है। तो बड़ा कीजिएगा तो बड़ा वाला सर्किल भी तो बड़ा हो जाएगा, और छोटा वाला सर्किल। फोटो को बड़ा करने तो ऐसा होगा क्या कि बड़ा ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, और नहीं कि नहीं तो जाके लैपटॉप पे करके देखिएगा, ठीक है। ये भी बड़ा होगा और ये भी बड़ा होगा, करेक्ट। उस तरीके से होता है। द करेक्ट आंसर नहीं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो रहते हैं, बहुत लोग का गलत आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए हो गया। देखिए स्टूडेंट, अभी जो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने जा रहा हूँ वो आपका पूरा एक चैप्टर एक चीज में पढ़ना है, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बट मुझे उतना अभी नहीं लगेगा, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन ऐसा पढ़ते हैं। बट मैं यहाँ पे सिर्फ इस टॉपिक तक अपने आप को रखूँगा।
एक लाइन लिखिए तो, फॉर एवरी स्ट्रेस देयर इज अ स्ट्रेन, लिखिए पॉइंट बनाइए, फॉर एवरी स्ट्रेस देयर इज अ स्ट्रेन, हर स्ट्रेस के लिए एक स्ट्रेन डिफाइन होता है, राइट। फॉर एवरी स्ट्रेस देयर इज अ स्ट्रेन। एक और पॉइंट बनाइए, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन, फॉर एवरी स्ट्रेस, यहां देखिए, फॉर एवरी स्ट्रेस देयर इज अ व्हाट, स्ट्रेन। तो अगर मैंने यह स्टेटमेंट दिया कि हर स्ट्रेस के लिए एक स्ट्रेन डिफाइन किया गया है और स्ट्रेस ही नहीं है तो स्ट्रेन होगा, तो उसको नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन, ठीक है। यहां देखिएगा, पॉइंट मेरा बहुत छोटा लगेगा बट भाई उस पर मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं आपको, वहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। नहीं तो फिर यही बोलते रह जाएगा डेल्टा एल बाई एल इज स्ट्रेन, करेक्ट। बट डेल्टा एल बाई एल फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ भी हो सकता है और स्ट्रेन भी हो सकता है। बट डेल्टा एल बाई एल को स्ट्रेन तब बोलेंगे जब वो स्ट्रेस के वजह से डेवलप हुआ है। किसकी वजह से? जब फोर्स लग रहा है। अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, बिना फोर्स के वजह से अगर उसमें एक्सपेंशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं? तो लेंथ में तो चेंज होगा, डेल्टा एल बाई एल मिलेगा, बट उसको हम लोग स्ट्रेन नाम नहीं देंगे, इसलिए मैंने बताया, राइट। एक और पॉइंट लिखिए, डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूं। इन फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंशन विदाउट अप्लाइंग फोर्स, ब्रैकेट लिखिएगा। इन फ्री एक्सपेंशन, ब्रैकेट लिखिए, एक्सपेंशन विदाउट अप्लाइंग फोर्स, ब्रैकेट क्लोज, स्ट्रेन इज जीरो, स्ट्रेन इज जीरो। अब यहां देखेंगे, स्टूडेंट ए है मेरा कोई सिलेंडर मानिए, सिलेंड्रिकल रॉड, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं, करेक्ट। तो इस फोर्स को डैम श्योर हम लोग प्रेशर नाम नहीं देंगे। फोर्स तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है बट टुवार्ड्स या अवे, अवे लग रहा है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, क्या बोलते हैं? और इस फोर्स के वजह से आप लोग नाम सुने टेंशन। टेंशन कैसे डेवलप होता है? टेंशन ऑलवेज एक्ट्स, ऐसे नहीं, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। बोलिए, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। जैसे बहुत लोग बोलते हैं टेंशन का डायरेक्शन क्या लें, भाई स्ट्रिंग के पैरेलल लेंगे, राइट। और टुवार्ड्स से अवे, अवे, ओके। तो एक्चुअल में ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स की वजह से इसमें कैसा फोर्स रहेगा? एक्सपेंड करेगा। तो इस फोर्स को जहाँ पे अवे रहेगा उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। कौन सा? वैसा फोर्स जिसके वजह से टेंसाइल क्यों नहीं, इसको भी यहाँ पे छोड़ दीजिए, टेंसाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सपोज कीजिए ए रेस्ट में है, रेस्ट में है या मोशन में? सर इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली रेस्ट में रहेगा। ए रॉड है, मान लेते हैं आयरन का या कॉपर का, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आपसे ए भी तो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ए है पार्ट ए, थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बात करूँगा, बट उतना तो आपको आर के सर पढ़ा दिए हैं, जो लोग क्लास कर रहे होंगे टेंटेटिव वे में। तो मान लेते हैं कि आपको मैं ये मेरी मर्जी है ना कि सिस्टम में क्या मानूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम मेरी मर्जी है। इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि पार्ट बी पार्ट ए पे कितना फोर्स लगाएगा, पार्ट बी पार्ट ए पे कितना फोर्स लगाएगा, तो आपका तो आंसर रहेगा सर फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है, बट मैंने बोला कि पार्ट बी पार्ट ए पे कितना फोर्स लगाएगा, तो उसके लिए करना क्या होता है कि पार्ट ए को
अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो इसका हर पार्ट रेस्ट में होगा। अगर रिजिड बॉडी है तो कौन सा बॉडी? रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रोटेशन में, राइट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी? क्या स्प्रिंग को रिजिड बॉडी बोलेंगे? रबर को बोलेंगे? रिजिड बॉडी का मतलब है कि उस बॉडी का कोई भी दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस अगर गिवन पॉइंट है फिक्स रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। करेक्ट। एनीवे, तो मान लेते हैं कि मुझे फ्री बॉडी डायग्राम एकदम जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम ए का ड्रॉ करना है, तो ए का मास तो निकाल लेंगे ना स्टूडेंट? ए का मास निकाल लेंगे यूनिटी मेथड से। लेंथ एल है तो मास एम है, तो लेंथ 1 है तो मास एम बाई एल, तो लेंथ इतना है तो मास कितना है? यूनिटी मेथड। नहीं समझा कैसे मास निकलेगा? ऐसे मास निकलेगा भाई। इसका लेंथ एल है और मास टोटल क्या है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लेंथ इज L1, तो एल लेंथ है तो मास कितना है? न्यूट्री मेथड हम लोग बचपन में पढ़े हैं, तो 1 लेंथ रहेगा तो कितना? m बाई एल, तो L1 लेंथ रहेगा तो इसका मतलब हम लोग मास निकाल सकते हैं इस पार्ट का। करेक्ट। ये आपको पता रहेगा, ए है ma, और जैसे ही ए पे फोकस कर दिए तो अब ए पे कौन कौन सा फोर्स? सिर्फ फोर्स बताइए। चलिए, रॉड अगर सरफेस पे लगा हुआ है तो एक एमएजी भी लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो और कौन कौन सा फोर्स? ओके, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और अच्छा एफ फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं, मेरा 11th क्लास के बच्चों से एक क्वेश्चन है, एफ फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? भाई एफ फोर्स पार्ट बी पे लग रहा था, नॉट ऑन पार्ट ए। किस पे लग रहा था? इसलिए अब यहाँ पे फोर्स के नाम पे सिर्फ एफ लग रहा है। ए वाला फोर्स क्या ए पे लग रहा था या पार्ट बी में? इसका, और फिर भी ए रेस्ट में है। क्या है? तो डैम से इसको कोई रोक के रखा होगा। कौन? पार्ट बी इसको पकड़ के रखा था, राइट? और पार्ट बी इस पे किधर फोर्स लगाया होगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू वी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू वी। तो ए टुवार्ड्स है या वे है? तो इस टाइप का फोर्स बोलते हैं। एक कोई भी एक स्ट्रिंग को अगर यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से खींच रहे हैं, राइट? तो स्ट्रिंग का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे अवे फ्रॉम द बॉडी फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं टेंशन का फोर्स। कौन सा फोर्स? क्योंकि तब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स बोलेंगे? टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स? टेंसाइल। करेक्ट है यहाँ तक? लिख लीजिए। मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी लग रहा है, मतलब उसमें एक्सपेंशन का टेंडेंसी रहेगा, राइट? तो आप तो समझ में आ गया। और फास्ट होने के लिए किसी भी रॉड पे अगर फोर्स लगा रहे हैं, उससे अगर आपको लग रहा है कि उसका लेंथ इंक्रीज करेगा, क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो उस फोर्स को आप टेंसाइल फोर्स बोल सकते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे जो तो स्ट्रेस के लिए यहाँ देखिएगा, ये जस्ट समझाने के लिए कि टेंसाइल मैंने क्यों बोला, अदरवाइज मैं कंप्रेसिव फोर्स बोलता। तो टेंसाइल फोर्स का मतलब समझ में आ गया कि इसका रॉड के हर पार्ट में क्या रहेगा? एक पार्ट दूसरे पार्ट पे अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब रॉड का लेंथ इंक्रीज करने का टेंडेंसी रहेगा, राइट? अब स्ट्रेस का फार्मूला होता है एफ बाई ए। क्या बोलेंगे? जो लोग नहीं जानते हैं आज को जानना स्टार्ट करेंगे। पहले से चीज़ नहीं पढ़ाया हूँ इस बैच को, तो जो आप जान रहे हैं वही भी जान रहे हैं। तो स्ट्रेस इक्वल टू व्हाट? फोर्स बाई, बट यहाँ पे जो फोर्स है वो है टेंसाइल फोर्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस। हाँ, नहीं बना सकते हैं। बाद में इस पे आएंगे। एक मिनट, एक्चुअली में दिस इज नॉट द राइट टाइम कि अभी सारा बात यहाँ पे कर दें, बट आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक और नाम सुनते होंगे, पार्टिकल डायनेमिक्स। और रोटेशन में क्या सुनते हैं? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। करेक्ट।
तो पार्टिकल डायनेमिक्स का मतलब होता है कि एक्चुअल में जब किसी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, मान लीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, राइट। तो देखते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए सिर्फ एक एरो दिखाते हैं भाई, क्या सिर्फ यहाँ पे फोर्स लगेगा? आप जस्ट इमेजिन कि आप सरफेस पे बिना जूता का खड़े हैं, ऐसे ही स्लीपर भी नहीं है, तो आपके पैर जो सरफेस वो आपके पैर पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है। थैंक गॉड कोई यूनिफॉर्मली लगा रहा है हर पार्ट पे, हर पॉइंट पे, राइट। जितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो अगर एक पॉइंट पे लगेगा तो जस्ट इमेजिन, समझ रहे हैं, ये कुछ ऐसा रहेगा कि सर नीडल लग रहा है, राइट। समझे नहीं समझे? ए भाई ये सब जगह पे लगा था। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। बट इस सब को मिलाकर सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है? सेंटर ऑफ मास। सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है? और सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक पढ़ना है हम लोग को। सेंटर ऑफ मास एक फिक्स्ड पार्टिकल है। क्या है? सारे मास का एंजॉय वही करता है और सारे फोर्स उसी पे एक्ट करते हैं। तो अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये तो खैर डायग्राम ड्रॉ कर दिए, ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं कि इस पूरे ब्लॉक को सिर्फ पार्टिकल मान ले, क्योंकि सारे फोर्स तो हम लोग सेंटर ऑफ मास पे दिखाते हैं। तो एक्चुअल में पार्टिकल डायनेमिक्स में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मैटर नहीं करता है। तो ये फोर्स एन ऐसे हो जाता है, बिल्कुल अभी ड्रॉ नहीं करना है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, करेक्ट, ये होता है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो भी फ्री बॉडी डायग्राम दिखाते हैं वो सेंटर ऑफ मास का दिखाते रहते हैं, पार्टिकल का। बट तो ब्लॉक था, पार्टिकल तो था नहीं, बट हम लोग क्या कर लिए? सेंटर ऑफ मास पे दिखा दिए, करेक्ट। दैट्स वाई इसका नाम बुलाता है पार्टिकल डायनेमिक्स, करेक्ट। ओके, तो एक स्टूडेंट ऑनलाइन में था, तो उनका क्वेश्चन था कि सर एक काम करते हैं, आपने बताया था कि किसी वेक्टर को पहले शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे। बट यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है, करेक्ट ना। इस फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो मुझे कुछ नज़र आएगा? ना ही टेंसाइल, नहीं तो कंप्रेसिव है, तो काउंटर हो जाएगा। एक सरफेस पे सिर्फ आप लगा रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे मैटर करेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसलिए इस केस में नो डाउट कि वेक्टर को पहले शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, ए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। बट टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, उस टाइम पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे लग रहा है वो मैटर करेगा। इज इट राइट? समझ में आ गया? तो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू व्हाट? एफ बाई ए। तो यहाँ से अगर लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, और ड्यू टू दिस फोर्स अगर लेंथ चेंज होकर तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन डेवलप होगा, बट वैसा चेंज इन लेंथ जो फोर्स के वजह से हो रहा है, फोर्स मतलब किसके वजह से? स्ट्रेस के वजह से, तो उसको हम लोग स्ट्रेन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको कौन सा स्ट्रेन? कंप्रेसिव स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन? टेंसाइल स्ट्रेन, करेक्ट है। इसको क्या बोलेंगे? फाइनल लेंथ माइनस व्हाट? और डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ, मतलब एल डैश माइनस एल और डिवाइड बाई व्हाट? एल, मतलब डेल्टा एल बाई एल। एट स्ट्रेन का फार्मूला हो गया। बट हर स्ट्रेस के लिए, फॉर एवरी स्ट्रेस देयर इज अ स्ट्रेन, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन, करेक्ट। फ्री एक्सपेंशन में नो स्ट्रेस, कोई फोर्स ही नहीं लगता है। तो दो फार्मूला याद रहेगा, इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम बनता है। फार्मूला तो बहुत आसान है, बट ये प्रॉब्लम बहुत भयानक दिया हुआ है HCB में। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, प्लीज बात मत कीजिएगा। इसे क्या बोलेंगे? टेंसाइल या कंप्रेसिव? कंप्रेसिव, राइट। बट यहाँ पे चांस की बात है कि एक कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रेशर से मैच कर जाएगा, नहीं? तो यहाँ पे स्ट्रेस, बट इस स्ट्रेस का नाम क्या रहेगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस।
एफ वाई ए। ओके एवरीवन, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी तो एक स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन रहेगा उसको कौन सा स्ट्रेन बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो अगर इनिशियल लेंथ एल है तो इस यहाँ से जो काम कर रहे हैं उसके वजह से लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज, डिक्रीज। ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आ गया है? डेल्टा एल बाई एल, इज इट राइट? डेल्टा एल बाई, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा? निगेटिव रहेगा, पक्का निगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखिएगा? फाइनल लेंथ माइनस और डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि लेंथ डिक्रीज हो रहा है। ऐसे स्ट्रेन, एक मिनट, जनरली स्ट्रेन एक पॉजिटिव सेंस होता है, क्या होता है? बट यहाँ पे अगर निगेटिव और पॉजिटिव आता है तो उसका एक मीनिंग रहेगा कि निगेटिव है, इसका मतलब लेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट? देखिए, यहाँ पे सारा बात नहीं करूँगा, बट एक सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में एक लॉ है। बोले कौन सा लॉ है? जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन है। हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी एक लॉ है। कौन सा? हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। लॉ का नाम लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो लॉ मिलेगा और उस पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि अगर बोला गया कि बात बिल्कुल नहीं करना है, अगर बोला गया है कि फॉर एवरी स्ट्रेस देयर इज अ स्ट्रेन, तो देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो उस स्ट्रेस और स्ट्रेन, यहाँ पे सिर्फ आप अभी क्या देख रहे हैं? आप लेंथ का एक्सपेंशन देख रहे हैं। एरियल स्ट्रेस भी होता है और वॉल्यूम का भी स्ट्रेस होता है, वॉल्यूम का स्ट्रेन भी होता है, जिसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं? ये साउंड में आता है, स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए, करेक्ट? तो वो बाद में देखेंगे। तो एक्चुअल में स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन होगा, करेक्ट? वर्क प्रेशर ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो लीनियर एक्सपेंशन के लिए स्ट्रेन फॉर व्हाट? लीनियर, एरिया का एक्सपेंशन नहीं तो उसमें कुछ और लेना पड़ेगा। तो लीनियर एक्सपेंशन के लिए स्ट्रेस इक्वल टू व्हाट? गामा इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। उल्टा कर दीजिए, स्ट्रेस डायरेक्ट, एक ही बात है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात अलग हो जाएगा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देन स्ट्रेस इक्वल टू, और यस इसको क्या पढ़ता है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिख लीजिएगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गामा इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, गामा इक्वल टू व्हाट? इसको लिख लीजिएगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस? इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट, कोई जो नहीं जानते हो जानिए कि आज के बाद एक नया फार्मूला जाने, बस दैट्स इट। तो यंग मॉडुलस ऑफ, अगर आपका सफ़र जस्ट स्टार्ट हुआ है तो प्लीज़ इस टाइप का माइंडसेट रखिए, एक्सेप्ट करने का चीज़ों को। अब ये नहीं कि 9th 10th में तो सुने नहीं थे, तो 9th 10th में बहुत कुछ नहीं सुने थे, आज से स्टार्ट हुआ तो अगर आज सारे बताए हैं तो ठीक है, अच्छा आज के बाद ऐसा होता है, बाद में चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेन का क्या यूनिट? यूनिटलेस, डेल्टा एल बाई एल, मीटर बाई मीटर कैंसिल। इसका मतलब जो यूनिट स्ट्रेस का रहेगा वह यूनिट गामा का रहेगा। लिख लीजिए, तो इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट रहेगा
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, सही है ना? ओके, और ये भी लिख लीजिएगा, यंग मॉडुलस ऑफ आंसर पे नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। और सच में बता रहा हूँ, इसमें बहुत तगड़ा प्रॉब्लम पूछा गया है, मतलब दिमाग घूम जाएगा। ए ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, लिखिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैंने गामा बोल दिया कि ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब यहाँ पे देयर इज ए कंफ्यूजन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर टेंसाइल स्ट्रेन रहेगा तब तो आप बच के निकल जाइएगा, एग्री? बट अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन रहेगा तो फोर्स बाय एरिया, ये तो पॉजिटिव रहेगा, बट डेल्टा एल बाई एल क्या रहेगा? तो जब कंप्रेसिव स्ट्रेन रहेगा तो यहाँ पे निगेटिव लगा देना है। तो कहने का सेंस है दिस वन ऑलवेज मेक एज पॉजिटिव, तो वहाँ पे अप्लाई और कॉमन सेंस। कौन सा सेंस? तो उस कॉमन सेंस कहाँ पे लगाना है? स्ट्रेन पे। तो जहाँ पे स्ट्रेन आपको निगेटिव दिखता है वहाँ पे मेक इट व्हाट? तो कहाँ पे निगेटिव दिखेगा? कंप्रेसिव, डेल्टा एल बाई एल। तो इसको ऑलवेज क्या बना के रखना है? लिखिए ऑलवेज पॉजिटिव बना के रखना, ऐसे लिख लीजिए। तो जहाँ पे निगेटिव होने का चांस रहेगा वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा? निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? तो सर एक काम करते हैं, बिल्कुल सेफ जोन में, टेंशन ही खत्म हो जाए, डेल्टा एल बाई एल, ये बिल्कुल सेफ रहेगा। ओके, एक मिनट, टेंसाइल स्ट्रेन में फोर्स किधर लगता है? अवे फ्रॉम द लेंथ, अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट? और कंप्रेसिव में किधर लगता है? पक्का? ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव, आप लोग कॉन्फिडेंस देख के मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया। देखिए एक क्लास फास्ट नहीं चलेगा, एक क्लास लाहे चलेगा आराम से। 11th का बैच है और इसमें बहुत डेप्थ में पढ़ाते हुए निकलूँगा। तो यहाँ इस बैच को अगर आप मेंटेन करते हुए रह गए तो हीट का फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन एक लाइन से बन जाएगा और दो दो जगह बनेगा, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। चलिए मेरा क्वेश्चन है कि कोई मेटालिक रॉड है और ये दो रिजिड बाउंड्री मतलब दीवार और टेम्परेचर भाई इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो इस रॉड में कौन सा स्ट्रेन रहेगा? पहला ऑप्शन टेंसाइल, दूसरा ऑप्शन कंप्रेसिव, तीसरा ऑप्शन बोथ, डी नन ऑफ दिस। सोचिए ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, इसमें 4 मार्क्स है, ये सोचकर बनाइए। कितना मार्क्स? 4 मार्क्स है। सब लोग सोचिए, नहीं बाकी लोग को भी तो सोचने दीजिए। आपके छोटे भाई बहन भी सब बैठे हुए हैं, उनका भी ख्याल कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, सब लोग एनालाइज कीजिए। छोटा सा तो ऑब्जेक्टिव पूछे हैं। एक मिनट, फ्री एक्सपेंशन तो उसको बोलते हैं ना कि जो एक्सपैंड कर रहा कोई नहीं रोक रहा है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या? कि एक्सपैंड कर रहा है और उस पर कोई उसको रोक नहीं रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, राइट? आंसर है आ गया। इसको क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर इज कंप्रेसिव। करेक्ट आंसर इज व्हाट? अब आंसर बता रहा हूं, यहां देखिए। मान लेते हैं कि ये दोनों दीवार नहीं रहता, बाउंड्री नहीं रहता, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज करके एल डैश हो जाता। कितना हो जाता? एल डैश।
बट जितना होना चाहिए था ड्यू टू थर्मल इंक्रीमेंट, क्या उतना हो पाया? कौन रोक के रखा है? दीवार। तो दीवार इस पर किधर फोर्स लगाया होगा? ये एक्सपैंड होना चाह रहा है, इसको रोक के रखा है, राइट? तो इसका मतलब है कि इस पे जब फोर्स लगा है, इसका मतलब नेचुरली इफ देयर इज नो बाउंड्री देन एक्चुअल रियल लेंथ शुड बी एल डैश, बट इसको दीवार क्या किया? फोर्स लगा के फिर से एल बना दिया है, राइट? दैट्स वाई दीवार, ये दोनों बाउंड्री, इस पे किधर फोर्स लगा रहा है? अवे या टुवार्ड्स? टुवार्ड्स। ये नीट का ऑब्जेक्टिव हो गया नहीं? अगर फोर्स टुवार्ड्स लगता है तो उसको कौन सा स्ट्रेस बोले थे? कंप्रेसिव। करेक्ट है ना? आंसर आ जाएगा। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इस केस में इस पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? कंप्रेसिव। और कौन सा स्ट्रेन डेवलप होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेन। आंसर लिख लीजिएगा। सबको समझ में आ गया एक्चुअल मीनिंग? तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इसका टेंडेंसी क्या था? एक्सपेंड करने का। रोक के कौन रखा? दीवार। किधर फोर्स लगाकर? अवे या टुवार्ड्स? टुवार्ड्स। तो टुवार्ड्स लगता है तो क्या बोलते हैं? तो देखिए छोटा छोटा बात पकड़ने से कितना बड़ा बात बन जाता है। अदरवाइज कुछ लोग तो बोल देंगे जीरो, फोर्स कहाँ लग रहा है भाई? फोर्स लग रहा था, ये दीवार लगा रहा है, राइट? चलिए एक और ऑब्जेक्टिव। ओके, देखिए एक्चुअल में बहुत तो या तो कोई टॉपिक को नहीं स्टार्ट करेंगे, अगर स्टार्ट किया तो छोटा से छोटा बात पे काम करेंगे, राइट? तो कि अब टाइम दे रहे हैं ना, इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली टाइम दे रहे हैं इस चैप्टर में। अब इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, टाइम तो नहीं गया, दूसरा चैप्टर से मार्क्स आ जाएगा। अब ये पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर से मार्क्स आना पड़ेगा, ठीक है? बट उसमें अब जो चीज़ एससी पे में लगेगा कि अब आउटडेटेड है या काम का नहीं है, उसको मैं नहीं काम करूँगा। वो चीज़ आप एक बार रीडिंग कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, अब क्या होगा? तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल का क्या टेंडेंसी रहता है? मोस्ट ऑफ द मटेरियल का, रिजिड मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एक्सपैंड करता है, तो उसका उल्टा बोलिए। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा लेंथ, एक्सपेंशन होगा या कंप्रेसर? कंप्रेसर नहीं कर सकता, डिक्रीज करेगा। बट यहाँ पे रिजिडली वेल्डिंग किया हुआ था, वेल्डिंग किया हुआ था, राइट? तो डिक्रीज कर रहे हैं तो कौन सा स्ट्रेन? इसका लेंथ कम होना चाह रहा है, बट कम होगा? इसका मतलब इसका लेंथ तो एल था, बट पकड़ के कौन रखा है? वेल्डिंग किया हुआ है, रिजिडली फिक्स्ड है, राइट? इसका मतलब एक्चुअल में अगर रिजिडली फिक्स्ड नहीं रहता तो डिक्रीज होके एल डैश हो जाता है, राइट? तो ऐसा मानिए कि अगर रिजिडली फिक्स नहीं रहता तो इसका लेंथ डिक्रीज होकर एल डैश होता, बट अभी भी लेंथ एल बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसको इतना कौन खींच के रखा है? दीवार। किधर फोर्स लगा के? टुवार्ड्स से अवे? अवे। तो इस केस में कौन सा स्ट्रेन? टेंसाइल। कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल। क्लियर है सबको? इस केस में जो स्ट्रेन रहेगा वो टेंसाइल रहेगा, और जो स्ट्रेस रहेगा वो कौन सा रहेगा? टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा। हो गया ना? अब हेडिंग लिखिए, थर्मल स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल। थर्मल स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल। If the rod is free to expand, if rod is free to expand, then there will be no stress and strain. Then there will be no stress and strain. फुल स्टॉप। वहां से ही कंटिन्यू कीजिए। अ स्ट्रेस एंड अ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड, अ स्ट्रेस एंड अ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन
An object is restricted to expand or contract. A stress and a strain is produced only when an object is restricted to expand or contract according to change in temperature. A stress and a strain is produced only when an object is restricted to expand or contract according to change in temperature. Full stop. Restricted का स्पेलिंग लिख लीजिएगा. To expand or contract according to change in temperature. Full stop बाद वहाँ से ही कंटिन्यू कीजिए. When the temperature of rod is decreased, when the temperature of rod is decreased or increased under constant condition. कौन सा कंडीशन? कांस्टेंट नहीं. इट इज नॉट फ्री एक्सपेंशन. कांस्टेंट कंडीशन का मतलब रॉड को कहीं पे फिक्स कर दिए हैं. करेक्ट. अब वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकता है. अंडर विच कंडीशन? फ्री एक्सपेंशन, फ्रीली या अंडर कांस्टेंट कंडीशन? अंडर कांस्टेंट कंडीशन. देन कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस आर डेवलप्ड इन द रॉड. देन कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस, देन कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. देन कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड. These stresses are known as thermal stress. These stresses are known as thermal stress. यहाँ देखिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है भाई? सब जो डायग्राम से समझा है उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था. मतलब एक लैंग्वेज देना चाहिए ना, अदरवाइज भूल जाइएगा. मतलब है कि टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं. एक मिनट इधर देखिए. तो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने के वजह से जितना एक्चुअल में लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए था उतना अगर नहीं होने दे रहे हैं तो क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन आ गया. और इस रिस्ट्रिक्शन के वजह से क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस. और उसके वजह से क्या डेवलप होगा? स्ट्रेन. एवरी स्ट्रेस देयर इज स्ट्रेन. करेक्ट है. लेकिन कोई एक सरफेस है फ्रिक्शनलेस, ये सिर्फ बोलने के लिए होता है. आइडियली कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस आपके पास है? कितना ही बढ़िया टाइल्स लगा दीजिए तो ना, बहुत हम फ्रिक्शनलेस, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसमें इस टाइप का ढांचा नजर आएगा. आया ना? मजाक नहीं कर रहा हूँ. दिस इज द वजह ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज द वजह ऑफ. और इसमें कुछ रखते, इसमें कुछ अगर ब्लॉक रखिएगा तो ब्लॉक के नीचे का सरफेस पे भी ऐसा रहता है. और जो इसमें जाकर इंटरलॉक हो जाता है. और जब खींचते इसको फोर्स लगाते हैं तो सर वो तो नज़र तो आता नहीं है. तो मैंने बोला इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना था. करेक्ट. बस उससे खाली दही मत देख लीजिएगा, नहीं तो लाइफ में नहीं खाइएगा. बहुत सारा बैक्टीरिया घूमते रहता है. कोई देख ले दही को, उसमें इतना सारा बैक्टीरिया नजर आएगा चलते हुए. बट ऑल बैक्टीरिया आर नॉट निगेटिव. जो भी खा रहे उसमें बहुत बैक्टीरिया है भाई. गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ. एक मिनट. तो यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या होगा? ये इसमें फंसा हुआ है, इंटरलॉक है,
तो उसी के अगेंस्ट तो फोर्स लगाना पड़ता है। एनीवे तो फ्रिक्शनलेस, और यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, तो ये फ्रिक्शनलेस है। और कोई भी मतलब अगर इसका जितना लेंथ इंक्रीज होना हो जिस डायरेक्शन में, अब ये नहीं बोलना कि सर फोर्स तो लग रहा है mg और n, एक्चुअली अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और मुझे इस डायरेक्शन के अलॉन्ग देखना है, कौन सा डायरेक्शन, सिर्फ इसका लेंथ है, वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कभी भी अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज लीनियर एक्सपेंशन होगा? कोई भी मटेरियल उसमें वॉल्यूम तो रहेगा ना, तो उसमें ऑब्वियसली वॉल्यूम का 3D में होता है। रियल कॉन्सेप्ट इज टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किसी भी बॉडी का कोई पतला से पतला वायर लीजिए, वॉल्यूम तो रहेगा ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो एक्चुअली एक्सपेंशन तो वॉल्यूम में होता है, बट मुझे सिर्फ लीनियर देखना है। क्या देखना है? तो मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हम लोग को इस डायरेक्शन में देखना है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इस डायरेक्शन में कुछ बाउंड्री बना हुआ है? तो अगर इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो क्या इसको कोई रेस्ट्रिक्शन है? कोई फोर्स लग रहा है along दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में नहीं, along लीनियर डायरेक्शन। इज एनी फोर्स प्रेजेंट? मैंने फोर्स को कम करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शनलेस भी बना दिया। फ्रिक्शन रहता तो थोड़ा रुकावट होता भी, राइट, कि एक्सपैंड करना चाहेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगता, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा तब थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाएगा। बट अगर फ्रिक्शनलेस है तो ये हो गई, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, फ्री एक्सपेंशन। क्या हो गया? तो ये जो एक्सपेंशन हुआ बाय अप्लाइंग फोर्स या फ्री, तब यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल जीरो नहीं रहेगा, बट यहाँ पे स्ट्रेन क्या बोलेंगे? स्ट्रेन को जीरो बोलेंगे। तो सर ये भी तो स्ट्रेन था, ये अब यहाँ पे स्ट्रेन नहीं कहलाएगा। स्ट्रेस की वजह से अगर दिखता, फोर्स की वजह से, तब स्ट्रेन बोलते हैं। तब इसको क्या पढ़ेंगे? तब यहाँ पे पढ़ते, बोलिए फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो क्या इतना डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ रहेगा और कहाँ पे वो स्ट्रेन रहेगा? तो इस केस में दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में देयर इज नो स्ट्रेस अलोंग लीनियर डायमेंशन, राइट। तो उस केस में स्ट्रेस जीरो, तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इज इट राइट? लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है। तो फ्री एक्सपेंशन में आज के बाद ए मिलेगा, पर इसको क्या नहीं बोलना है? स्ट्रेन नहीं बोलना है, ठीक है। इसको हटाएं। अब लिखिए लीनियर एक्सपेंशन, हेडिंग बनाइए लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन लिखिए, when the rod is heated, when the rod is heated, its increase in length delta L, its increase in length delta L is proportional to, when the rod is heated, its increase in length delta L is proportional to its original temperature, delta L is proportional to its original length। नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। when the rod is heated,
प्लीज़ अपना जो भी अनम्यूट किए हुए हैं म्यूट कर लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट। व्हेन रॉड इज हीटेड इट्स इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। करेक्ट। देन डेल्टा एल इक्वल टू, अब दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तो दोनों के साथ एक साथ मिलाने के बाद क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी, एल नॉट डेल्टा टी। देन डेल्टा एल इक्वल टू व्हाट, यहां तक लिखिए, करेक्ट है। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ चेंज इन टेम्परेचर इज डी टी, ध्यान से यहां देखिएगा, इफ चेंज इन टेम्परेचर इज डी टी तो चेंज इन लेंथ इज व्हाट, डी एल। तो इसको समटाइम्स इसका रिक्वायरमेंट होगा अल्फा एल नॉट डी टी। लिखिए तो सही, इसका काम में आएगा। समटाइम्स आपका कॉन्सेप्ट चेक यहां देखना है, समटाइम्स आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, तो अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ, सपोज कि मैंने ऐसे दे दिया, जनरली ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन 2t + 40 ऐसे दे देंगे, 2t +, तो जो आप लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला, मुझे पता है कि आप लोग ये जानते हैं, L = L नॉट 1 +, वही तो ये है भाई, ध्यान से देखिएगा तो वही है। डेल्टा एल का मतलब क्या है, L - L नॉट, डेल्टा एल का मतलब क्या, L - L नॉट। एल नॉट को इस तरफ भेज दीजिए, एल नॉट कॉमन ले लीजिए, फार्मूला वो नजर आएगा। बट एक्चुअली में फिर भी जानबूझ के मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, उससे आपको फायदा क्या हो जाएगा, सो मेनी टाइम्स नहीं, नीट में नहीं आएगा, बट हो सकता है कि अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दिया जाए, तब वहाँ पे ये फार्मूला काम करेगा, तब वहाँ पे किसका काम करेगा, इंटीग्रेशन का। तब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। समझ में आ गया, समझे नहीं समझे। तो यहाँ से दो केस बन सकता है, अल्फा कांस्टेंट या अल्फा वेरिएबल। अगर अल्फा वेरिएबल रहेगा तो इस फार्मूला से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर अब ध्यान से देखा जाए फार्मूला को देखने का नजरिया, डेल्टा एल बाई एल नॉट लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। और डेल्टा एल बाई एल नॉट क्या है, फिर से स्ट्रेन। सर स्ट्रेन भी हो सकता है, बोलिए स्ट्रेन भी, इसका मतलब जहाँ पे ऐसे स्ट्रेन रहेगा तो वहाँ पे स्ट्रेन के बदले के अल्फा डेल्टा टी का यूज कर लें, कर सकते हैं ना। जहाँ पे यह स्ट्रेन बनेगा, जहाँ पे नहीं बनेगा फ्री एक्सपेंशन में, तब तो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ बोलेंगे। बट जहाँ पे स्ट्रेन रहेगा किसी किसी प्रॉब्लम में, तो स्ट्रेन के बदले क्या इसका यूज कर सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। इसको ऐसे भी लिखिए, L - L नॉट अल्फा L नॉट डेल्टा टी, देन L = L नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। और नीचे एक और पॉइंट बनाइएगा, इफ अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एक किसके लिए एवरीवन, व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। अल्फा को बोलते क्या है, देखिए अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा, यहां देखिए इसका यूनिट क्या, यूनिट डायमेंशन पढ़ लिया है ना, इसका यूनिट है मीटर, तो इसका भी क्या, मतलब इस पूरा ब्रैकेट को यूनिटलेस होना पड़ेगा, नहीं तो मीटर गड़बड़ हो जाएगा।
तो ए क्या है, यूनिटलेस, तो पूरा क्वांटिटी भी क्या रहेगा, बट ए तो है केल्विन या पर डिग्री, सॉरी एक डिग्री या केल्विन, तो इसको क्या होना पड़ेगा, पर डिग्री या पर केल्विन। निकल गया यूनिट, लिख लीजिए। यूनिट इज पर डिग्री, पर डिग्री समझते हैं ना कैसे लिखते हैं, और पर केल्विन इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे एक और पॉइंट मिलेंगे, इफ अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इफ अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, देन फॉर फाइंडिंग द फाइनल लेंथ, देन फॉर फाइंडिंग द, इफ अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मतलब अल्फा वेरिएबल, देन फॉर फाइंडिंग द फाइनल लेंथ हम लोग इसका यूज करेंगे, अल्फा एल नॉट डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल, और यहाँ पे क्या रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर। ऐसे बाहर किसको ला सकते हैं, सिर्फ एल नॉट को, अल्फा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मान लिया ना कि इफ अल्फा इज वेरिएबल देन अल्फा, सॉरी एल नॉट अल्फा डी टी, इसको बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे, टी आई से व्हाट, टी आई, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एल एफ माइनस एल आई इक्वल टू एल नॉट अल्फा डी टी। ठीक है ना। सबसे आसान प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ of 1 meter iron rod, what is the percentage change in length of 1 meter iron rod if its temperature changes by, if its temperature changes by 100 degree C, if its temperature changes by 100 degree C, इसको हटाएं एवरीवन, हो गया। एंड अल्फा आयरन इक्वल टू, ये दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए। इतना बड़ा परसेंटेज मिलेगा, करेक्ट आंसर 0.2%। समझते हैं इतना परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर तो, यहाँ देखिए डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 ही तो करना है, और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 क्या रहेगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, अल्फा डेल्टा टी इंटू, क्योंकि एक किसके बराबर था, डेल्टा एल बाई एल के बराबर था, राइट। और अल्फा कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 100 इंटू व्हाट 100, कितना रहेगा 0.2%। ठीक है ना। अब एक और पॉइंट लिखिए, नोट करके लिखिएगा, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इन थर्मल स्ट्रेस, इन थर्मल स्ट्रेस, इन थर्मल स्ट्रेस बोले, थर्मल स्ट्रेस में ओरिजिनल लेंथ और फाइनल लेंथ डिफरेंट रहता है या सेम रहता है,
थर्मल जहाँ पे स्ट्रेस डेवलप करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना ही बढ़ने देते हैं ना ही घटने देते हैं, ना ही बढ़ने देते हैं क्योंकि कांस्टेंट कंडीशन हो गया ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे मुझे चाहिए होगा। तो एक्चुअल में थर्मल स्ट्रेस जहाँ पे डेवलप करते हैं तो इसका लेंथ एक्चुअली नेचुरली, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे नेचुरली इंक्रीज करना चाहिए था, बट इसको रोक के रखे हैं। तो पहले अगर लेंथ L0 है तो बाद में भी लेंथ क्या रहेगा, नोट कीजिए एक बार। इन थर्मल स्ट्रेस ओरिजिनल एंड फाइनल लेंथ should be same। हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक और पॉइंट बनाइए, थर्मल स्ट्रेन के लिखिएगा, थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू, मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा, लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर, लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर माइनस नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड माइनस नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर। मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा, पहले लिख तो लीजिए। लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर माइनस नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर। फिर से पढ़िए तो मैंने क्या बोला, ये कॉन्सेप्चुअल है। थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू मैंने क्या लिखा, लेंथ एट न्यू टेम्परेचर माइनस नेचुरल लेंथ एट न्यू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ एट न्यू टेम्परेचर। नेचुरल लेंथ यहाँ पे सबसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। नहीं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ओके इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसे सोच रहे होंगे, इनिशियल लेंथ L0, फाइनल लेंथ भी तो स्ट्रेन 0। किनके दिमाग में आ रहा है? कोई बात नहीं है, मुझे भी इनिशियल में ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पे बहुत पजल हो गया था, तो इस पे HCB में और IIT क्वेश्चन बैंक में 10-10 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा हुआ था। आपको क्या लगता है इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा IIT में एडवांस में? अच्छा, दे आर थिंकिंग अबाउट व्हाट, ओके ऐसा आएगा भाई, ये नीट तक रहने दीजिए। जिस यहाँ पे टाइम कम है, नीट वाले बच्चे आप इसको ख़राब मत पाइएगा। आपका कंपटीशन JEE मेन से ज़्यादा टफर है, आप में क्राउड बढ़ गया। देखते हैं अभी 10 में से पूछिए ना, 10 स्टूडेंट को अगर सर्वे कीजिएगा तो 8 लोग यही बोलेगा नीट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा पैटर्न हवा बन गया है मेडिकल का। मैं ख़राब नहीं बात बोल रहा हूँ, होना भी चाहिए, हेल्थ सेक्टर बूम कर रहा है, बट कुछ लोग को लगा अच्छा नीट नहीं, सब लोग नीट कर रहा है तो भाई IIT में सारा सीट भी वैकेंट हो जाता। IIT 15 है, 16 IIT हो गया है, राइट। और पेशेंस क्या होता है, मतलब एक स्टूडेंट ड्रॉप दिए, हालांकि रैंक ख़राब रहा, उनसे नहीं होता मिलवा भी दूंगा आपको इस बार भी। जयंत, मतलब 2 साल पहले पढ़ाया हूँ, उनको अभी मिला है जियो फिजिक्स IIT धनबाद में, हालांकि रैंक थोड़ा ख़राब था, 15,000 रैंक था, नॉट JIO।
आज के डेट में हम लोग बहुत सारा चीज़ नहीं जानते हैं। ये बहुत कमाल का सब्जेक्ट है, इसमें बीटेक मिला है, राइट, बीटेक का कोर्स है और एमटेक का 5 ईयर्स का कोर्स भी है। इस ऑयल के सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड में। कहाँ पे ऑयल है या नहीं है तो कौन बताएगा? जियो फिजिक्स वाले ही बताएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैकेनिकल में खास आगे चल के हम लोग क्या करते हैं ना, कोई पार्टिकुलर चीज़ में स्पेशलिस्ट बनते हैं। एमबीबीएस सब लोग करता है, फिर होता है ना, हाँ ये सर्जरी का है, ये हड्डी का है, ये आई का है, अलग अलग हो गया, राइट। ईएनटी जो भी बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी जाके तो मैकेनिकल में एक ब्रांच होता है जिसमें वाइब्रेशन कंट्रोलर। तो सर वाइब्रेशन मशीन का कंट्रोल करने के लिए कौन पढ़ेगा? तो जाके आयुष में देखिए कितना बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो हाफ फोर्स का आपके यहाँ जो मोटर लगा हुआ पानी खींचने के लिए वो वाला लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत बड़ा, कम से कम तो 500 हॉर्स ऐसे करके, और इतना बड़ा मशीन चलेगा तो उसका वाइब्रेशन कितना ज़्यादा होगा। अब ड्यू टू वाइब्रेशन मशीन ख़राब हो गया तो पूरा सेटअप बंद हो गया। समझते, एक दिन भी अगर शट डाउन होगा कितना लॉस होगा। तो सर 1 लीटर पेट्रोल का है, ऐसा नहीं होगा भाई, टन बाई टन जा रहा है, कंटिन्यूस सप्लाई होना पड़ेगा, राइट। तो उसका जो स्पेशलिस्ट है वो इंडिया में 5 या 6 लोग ही हैं, उनका कॉस्ट है 1 आवर का 1 लाख। 1 आवर का, आवर में चलता है, डे पे नहीं, इतना है। और उसका इक्वेशन जब सॉल्व कर रहा था तो हम लोग का लास्ट ईयर में पढ़ाया गया था, मैक्सिमम मार्क्स था 5 उस टॉपिक का। जब टेस्ट हुआ था पूरा 4 मंथ पढ़ने के बाद, तो मैक्सिमम कितना, 50 में से मैक्सिमम मार्क्स 5 था, सोच सकते हैं। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 5 पेज में जा रहा है, यहाँ तक करना पड़ता था, सॉल्व करते रहिए, फार्मूला ही याद नहीं रहेगा। तो आप फोर्स जब टाइम के साथ चेंज होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन जब चेंज होगा तो उसको, इसी को तो क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन, क्या जर्क, क्या बोलते हैं, जर्क। इसका मतलब फोर्स टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। एनीवे, यहाँ देखिए आज का क्लास बस इसमें बोलकर स्टॉप करूँगा क्लास को, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए तो ये अगर एक्चुअल में ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया और कितना से चेंज किया, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन रहेगा उस स्ट्रेन का पहले नाम बताइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यस, उस स्ट्रेन का नाम क्या रहेगा, ओके। तो एक्चुअली कंप्रेसिव स्ट्रेन में होता क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेन में तो ये होता था कि हम लोग फोर्स लगाकर लेंथ को कम करते थे, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेन में, सिर्फ सुन लीजिए आज के लिए, लिखना नहीं है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन में फोर्स लगाकर लेंथ को डिक्रीज करते थे। तो यहाँ पे स्ट्रेन के लिए क्या बोला गया है, लेंथ एट न्यू टेम्परेचर माइनस व्हाट, नेचुरल लेंथ एट न्यू टेम्परेचर। तो नेचुरल लेंथ का मतलब ये हुआ कि अगर इसको एक्सपेंड करने दिया जाता, अगर एक्सपेंड करने दिया जाता लेंथ एट न्यू टेम्परेचर, तो वही रहेगा L नॉट, क्या रहेगा। बट नेचुरली ये कितना रहना चाहिए था, नेचुरली अगर फ्री एक्सपेंशन होता तो इसका नेचुरल लेंथ क्या L नॉट रहता या L डैश रहता, L डैश रहता। बट इस L डैश को कंप्रेस करके कौन कम कर दिया है, दीवार, राइट। तो एक्चुअली अगर इसका नेचुरल लेंथ रहता L डैश, और तब उसको हम लोग फोर्स लगा के कंप्रेस करते और L नॉट पे लाते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ व्हाट, कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव में ये होता था ना, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो ये इसका क्या हो गया, नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में, नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में ए लेंथ। जनरली टेम्परेचर छोड़ दीजिए, अगर टेम्परेचर नहीं, बस एक रॉड आपके पास है, ऐसे रॉड का लेंथ है 1 मीटर, ऐसे फोर्स लगा के इसको 0.8 मीटर कर दिए, टेम्परेचर का रोल नहीं, जस्ट फोर्स का रोल। तो फाइनल लेंथ तो 0.8 लीटर 8 होगा, कितना होगा, 0.8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, 1। डेल्टा एल के लिए यही लिखेंगे ना कंप्रेशन में, 0.8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे वही तो बोला गया है, लेंथ एट न्यू टेम्परेचर माइनस नेचुरल लेंथ एट न्यू टेम्परेचर और डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ एट न्यू टेम्परेचर। इसको मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर मेरा लेंथ L है और कंप्रेस करके L डैश कर दिया जाता, क्या करके, कंप्रेस करके, तो इसका स्ट्रेन आप क्या बोलते हैं,
सर एल डैश माइनस एल बाई एल, एल डैश माइनस एल बाई एल। तो अगर इस दीवार नहीं रहता या बाउंड्री नहीं रहता तो इसका नेचुरल लेंथ कितना बनता? इसका नेचुरल लेंथ बनता है एल डैश एक्सपेंशन के बाद, राइट। लेकिन इसका नेचुरल लेंथ ये बनता 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ऐसे बोलिए नेचुरल लेंथ क्या बनता? करेक्ट। बट इसको यहां तक नहीं बनने दिए, इसको कंप्रेस करके कम कर दिए। कितना पे ले आए? एल नॉट पे। तो फाइनल लेंथ कितना है यहाँ पे? एल नॉट। और इसका लेंथ होना कितना चाहिए था? एल नॉट इंटू 1 प्लस, हाँ या ना? तो इसके जो नेचुरली जो होना चाहिए था उससे हम लोग कम रखे, और वो काम कौन किया? दीवार कंप्रेशन का फोर्स लगा कर, इसलिए वो फार्मूला मैंने दिया, ठीक है। तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसको कुछ भी अभी नहीं लिखना है, बस आज माहौल बना के छोड़ दिए हैं, ठीक है।